तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें रिच और पुअर पेजेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, बिजनेस क्लास के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रियलिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी हमने देखा, वर्किंग क्लास का कंट्रीब्यूशन भी पढ़ा हमने, और ऑफ कोर्स विमेन का कंट्रीब्यूशन जिन्होंने देश के फ्रीडम में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। पर सोसाइटी जो है बच्चों, इन लोगों से मिलकर नहीं बनती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डाउन ट्रॉडन या अंडर प्रिविलेज लोग, जिनका कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में रहता है, पर उस वक्त ये लोग जो थे, इनका फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था आखिर, जबकि ये सोसाइटी के एक अहम हिस्सा हुआ करते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू टॉपिक। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ये है, हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। आखिर इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों इतना ज़्यादा ये उतने तादाद में या पूरे सब लोगों को कवर नहीं कर पाया। तो बच्चों, हम उन मेंबर्स की बात कर रहे हैं जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था इनका कंट्रीब्यूशन आखिर फ्रीडम मूवमेंट में? इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्या देश इनका नहीं था या ये देश के नहीं थे? तो आइए जानते हैं इस बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दलित्स के बारे में। उन्होंने इन कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिया या कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पाया अपने फ्रीडम स्ट्रगल में, या स्पेसिफिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम बात करें तो बच्चों, ये जो दलित जो थे बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज थे। सोसाइटी में मिलना जुलना इनका काम नहीं हुआ करता था। इनका अपना एक कॉम बना हुआ करता था जो गांव के बाहर रिमोट एरियाज़ में ये रहते थे। अब जब ये रिमोट एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो इनको कुछ पता भी नहीं होता था बेसिकली, और ये अपने आप को अलूफ़ रखते थे। और अगर इन केस वो आते भी थे इधर मिलने, तो उनको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। इन अ वे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस वक्त सोसाइटी में। तो इसीलिए ये लोग जो थे वो अलूफ़ रहा करते थे इनसे, सोसाइटी से। ठीक है ना। अब बेसिक रीज़न इन्होंने कंट्रीब्यूट क्यों नहीं किया, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा मुद्दा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन जो था वो बिल्कुल नील था या नहीं के बराबर ही था। इसका रीज़न क्या था? पहला रीज़न ये था कि भाई कांग्रेस जो थी इनको वेलकम ही नहीं कर रही थी। एक तो ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे, तो हाई कास्ट के जो लोग जो थे वो इनको अपोज करती थी, हमेशा इनके अगेंस्ट में रहा करती थी। तो कांग्रेस जो थे इनको वेलकम ही नहीं करते थे कोई भी चीज़ के लिए, या रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे कोई भी चीज़ के लिए। अगर ये इन केस इनको रिस्पॉन्स भी देते तो क्या होता, जो हाई कास्ट के सनातनी धर्म के जो लोग जो थे, हिंदूज़ जो थे स्पेसिफिकली, वो नाराज़ हो जाते। ठीक है, तो इसीलिए इनको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था और कांग्रेस ने इनको कोई भी चीज़ में शामिल ही नहीं किया। अब यहाँ पर गांधी जी जो थे वो इस इनडिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, या इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में प्रिवेल हो चुकी थी उस वक्त, उस चीज़ के बहुत खिलाफ थे। अब उन्होंने इनके लिए क्या एफर्ट्स किया ये देखते हैं हम सबसे पहले। किन के लिए? हरिजन्स लोगों के लिए या दलित्स लोगों के लिए। ये हरिजन शब्द मैंने क्यों बोला, मैं आपको आगे बताती हूँ। अब गांधी जी जो थे वो इन्होंने कह दिया कि भाई हमें स्वराज तब तक नहीं मिल सकता जब तक अनटचेबिलिटी जो है वो सोसाइटी में रहेगी, या अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अगर हमें स्वराज चाहिए तो अनटचेबिलिटी को रिमूव करना होगा। अनटचेबिलिटी कैसे रिमूव होगी कि भाई इनको, ये जो दलित लोग जो हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले जिससे वो, जिनको जो उनको नहीं मिल रही है, उनको वो सारी चीज़ें दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ये हरिजन्स जो दलित्स जो हैं ये हरिजन्स हैं। हरि मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं हम सब। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई सब हरि के बच्चे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में।
दूसरी चीज़ जो थी, उन्होंने क्या एफर्ट किया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया ताकि इन लोगों को टेंपल एंट्री मिले। अब ये बेचारे अगर टेंपल में भी एंट्री करते थे तो इनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सलूक किया जाता था। हमारे हिंदूज ही इनके साथ खराब व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि हाई कास्ट उस वक्त जो था, हमारा सोसाइटी जो था वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। और ये शूद्र थे और हाई कास्ट के जो लोग हुआ करते थे वो सुपीरियर माने जाते थे उस वक्त। तो इनको हिंदूज, स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स जो थे, वो इनको यहाँ पर आने नहीं देती थी मंदिरों में। ना ही उनको पीने का पानी लिया जाने दिया जाता था कि भाई कुएं से पानी ले ले या टैप से पानी ले ले। अगर ब्राह्मण ने देख लिया, किसी हिंदू ने देख लिया होता था, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाया करता था। ठीक है। अब दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ ये था कि भाई उनको पब्लिक प्लेसेस में ट्रैवल नहीं करना, उनको रोड्स में नहीं जाना, स्कूल्स में अगर वो एडमिशन लेते थे तो उनको बुरी तरह से सुलूक किया जाता था, नीचे बैठा दिया जाता था बच्चों को, या कोई काम करवाया जाता था, पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं हुआ करता था इनके लिए। तो इसीलिए गांधी जी ने इनको ये कहा कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अपलिफ्ट करे और ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी से रिमूव होनी चाहिए। उन्होंने टॉयलेट्स तक क्लीन करने के में कसर नहीं छोड़ी, किन्ने? गांधी जी ने। और अपर कास्ट से ये आग्रह किया कि वह अपनी सोच और ये अंदर जो मलिन चीज़ें या गंदी चीज़ें बैठा के रखे हैं, ये सारी चीज़ें निकाल दे। क्या? कि ये दलित इसीलिए बने हैं, ये इसीलिए भंगी हैं, इसीलिए लोअर कास्ट के हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्म में कुछ पाप करके आए हैं, तभी ये लो कास्ट या भंगी बने हैं। तो उन्होंने बेसिकली लोगों से यही आग्रह किया कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो सोचना बंद कर दे और आगे बढ़े इन सब चीज़ों से, ताकि देश का भी कुछ अच्छा हो। अब यहाँ पर दलित लीडर्स, कुछ ऐसे दलित लीडर्स थे जिन्होंने इनके लिए काम करने का सोचा। अब उनको लगा कि ये इनको एक कुछ पोजीशन मिलनी चाहिए, पॉलिटिकली एम्पावर्ड होने चाहिए ये लोग। अगर पॉलिटिकली इनको अगर कोई प्लेस मिल जाएगी तो ऑब्वियसली इनका पोजीशन जो है वो समाज में ऊंचा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, एक सेपरेट सीट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें एक सेपरेट सीट्स मिले, ताकि हर कोई जो है वहाँ एंट्री ले सके बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, और रिजर्वेशन होनी चाहिए उसमें, और सेपरेट इलेक्टरेट्स, ताकि वे लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित मेंबर्स को चुन सके। अब जब जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होंगे तो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन अच्छी होगी, और जब पोजीशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उनको अपना एक प्लेस मिल जाएगा। तो ये था कि भाई ये जो डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है ये ना हो, और इस सोशल डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम को इसी तरह से दूर किया जा सकता है कि पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना। अब बात उस पर आते हैं कि भाई दलितों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस उनको वेलकम ही नहीं करती थी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी कि भाई आओ पार्टिसिपेट करो, बताओ। और जैसे मैंने पहले कहा कि सनातनियों को या हिंदू धर्म या हाई कास्ट के लोगों को बुरा लग जाता था, इसीलिए उनको अलूफ रखा जाता था और उनको कोई ये नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो दलित पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में। अब यहाँ पर ये होता है कि BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में बनाई। अब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुँचे और उन्होंने ये डिमांड कर दिया, सेपरेट इलेक्टरेट्स चाहिए भाई हमको तो दलितों के लिए, तभी ये पॉलिटिकली साउंड कहलाएंगे या पॉलिटिकली ये स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। अब गांधी जी को जब ये बात पता चली कि भाई ये, या सुने वो भी गए, तो उनको वो बहुत नाराज़ हुए और वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई ये सेपरेट इलेक्टरेट्स जो है
मैं तो इस पर राज़ी नहीं भरूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का कि भाई हम सबको लेकर काम करें, सबको लेकर तैयार करें, सबको लेकर चले। और अगर सब तैयार नहीं होंगे और सब एक साथ एकजुट होकर फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं आएंगे तो मेन मोटो ही ख़त्म हो जाएगा, उसका एसेंस ही नहीं होगा। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, B.R. अम्बेडकर ने जब ये प्रस्ताव रखा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके प्रस्ताव को मान लिया कि चलो भाई इनका जो डिमांड जो है वो पूरी कर देते हैं। अब गांधी जी जब उन्होंने सुना कि भाई इन्होंने ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी तो उन्होंने अब खड़े होकर ये कहने लगे कि भाई अब तो मैं भूख हड़ताल पे उतर जाऊंगा, फास्ट अनटू डेथ। अब फिर क्या था, तो लोगों ने उनको समझाया कि भाई ये अगर फास्ट अनटू डेथ हो करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वाकई इस पर उतर आए तो। जब B.R. अम्बेडकर को समझाया गया तो वो भी बात माने और फिर उसके बाद एक नेगोशिएशंस पर आए वो। और अब चूँकि गांधी जी उस वक्त एक माने हुए लीडर थे, सबको ही सुनते थे उनकी, तो उनके बात को भी कोई मना नहीं कर पाया। तो दोनों एक नेगोशिएशंस पर आए जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट। चूँकि ये एक पूना में ये इसका डील साइन हुआ या कॉन्ट्रैक्ट या नेगोशिएशंस पर आए वो, तो इसीलिए इसका नाम पूना पैक्ट दिया गया। अब गांधी जी जो थे उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करी इस चीज़ पर, तो उन्होंने अंबेडकर को गांधी जी की बात माननी पड़ी। ठीक है। अब बाद में डिप्रेस क्लासेस जो है बाद में इनको शेड्यूल कास्ट या आज जो हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं वो कहलाए ये, जिनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन मिले, पर इनकी वोटिंग जो है जनरल इलेक्टोरेट्स में ही होगी। ये अग्रीमेंट में उस वक्त तय हुआ। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर अब आते हैं थोड़ा सा पीछे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यूनिटी तो बहुत गजब की थी, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ चुका था। अब जो स्पीड उस वक्त पकड़ा हुआ था, अब वो स्पीड जो थी वो धीरे धीरे कम हो गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब मुस्लिम्स को लगा कि वे कट रहे हैं और इसका रीज़न था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या कि भाई कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे, जैसे कांग्रेस, हिंदू महासभा, कांग्रेस जो थी वो इसमें ज़्यादा एक्टिव हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एक कास्ट बेसिस पर एक डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाली चीज़ें होने लगी। तब कांग्रेस जो थे वो हिंदू महासभा में एक्टिव हो गए, और जब हिंदू महासभा में एक्टिव हो गए तो इन्होंने अपने प्रोसेशन शुरू कर दिए, अपने मूवमेंट ये शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया अपने कम्युनिटी के लोगों में। और हिंदूज़ और मुस्लिम्स का रिलेशन जो था वो ख़राब होने लगा। अब दोनों कम्युनिटी ने रिलीजियस प्रोसेशंस निकालने शुरू कर दिए, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि कम्युनल राइट्स या कम्युनल क्लैशेस और बढ़ गई। और हर क्लैश के बाद दोनों कम्युनिटी में फासला और भी ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है बच्चों। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नेगोशिएशंस करने का सोचा, बट 1927 में ये यूनिटी एक जाली या फौज टाइप का लगने लगा था कि भाई ये जो हो रहा है ये ऐसा सुपरफिशियल टाइप का हो रहा है, ये रियलिस्टिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। सब वो अपने हिंदूज़ अपने उसमें जा रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स अपना कर रहे हैं, तो एक सुपरफिशियस या एक नकली टाइप का यूनिटी दिखने लगा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है, सब फालतू नाटकबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है ना। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को गिव अप करने के लिए विलिंग तो थे, पर उन्हें शर्त थी कि अगर रिजर्व सीट सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स को मिले और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल और पंजाब में रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, मतलब उन्होंने तो एक अपने नए देश के लिए ही प्रस्ताव रख दिया। तो ये जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो एक डिस्ट्रस्ट और सस्पिशन का माहौल क्रिएटेड था। उस वक्त मुस्लिम्स एकजुट नहीं हो पा रहे थे,
अब उनको ये लग रहा था, कुछ मुस्लिम लीडर्स को ऐसा लगने लगा कि ये माइनॉरिटीज़ में है, मुस्लिम्स जो हैं माइनॉरिटीज़ में हैं, और इनका इस तरह से प्रोसेशंस होंगे, क्लैशेस होंगे, राइट्स होंगे, तो इससे कल्चर और आइडेंटिटी माइनॉरिटीज़ की या मुस्लिम्स की जो है वो तो डूब जाएगी, और हिंदूज़ जो हैं चूँकि वो मेजॉरिटी में हैं, तो इनका जो पूरा कल्चर जो है वो मुस्लिम्स का जो कल्चर है वो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो पूरे ही दब जाएंगे, उनकी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी मुस्लिम्स की, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में हैं इसीलिए। तो ये था हमारा रीज़न, पूरा हमने स्टोरी देखा कि किस तरह से ये सब चीज़ें हुई और इसका कारण क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, इस तरह से लिमिटेशंस इसके क्या थे। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों। अभी तक तो मैंने आपको एक एट अ स्ट्रेच मैंने एक स्टोरी टाइप का बता दिया। अब पॉइंट वाइज सुन लेते हैं ताकि ये आपको आसानी हो एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से कि किस तरह से आप पॉइंट को इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक रिकैप दूंगी जो मैंने आपको बताया, आप पॉइंट्स नोट कर लो। लिमिटेशंस क्या थे इसके? पहली चीज़ तो जो थी वो थी दलित पार्टिसिपेशन जो था वो बहुत कम था। पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन CDM मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। मैंने रीज़न आपको बता ही दिया, कांग्रेस जो थे वो उनको वेलकम नहीं कर रहे थे, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहे थे। सेकेंड जो था दलित लीडर्स दे वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, वही वो एक सेपरेट इलेक्टेड देने की कोशिश कर रहे थे। इस मूवमेंट से अलग हटके वो एक सेपरेट इलेक्टेड बनाने की उस वक्त सोच रहे थे, रिजर्वेशन की सोच रहे थे, ना कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। ठीक है, अब मुस्लिम्स जो थे उनको दे स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो था मुस्लिम्स दे वर नॉट गिवन रिस्पॉन्स फ्रॉम कांग्रेस, मुस्लिम्स कुड नॉट पार्टिसिपेट फुल्ली इन द स्ट्रगल। अब जब कांग्रेस जो थी उन्होंने उनको नकार दिया तो इसी वजह से मुस्लिम्स जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। दलितों को नकार दिया एक तो, और फिर मुस्लिम्स को वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने प्रोसेशंस शुरू कर दिए, यहाँ मुस्लिम्स अपने प्रोसेशंस पर आ गई और दोनों में क्लैशेस होने लगे। तो इसी वजह से उनको एक निगलेक्टेड फील होने लगा कि भाई हमारी आइडेंटिटी और हमारा कल्चर का क्या, तो इसीलिए वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट जो था हिंदूज़ और मुस्लिम्स का जो रिलेशन जो था वो ख़राब होता गया हर क्लैश के बाद, और हिंदू और मुस्लिम्स की जो यूनिटी जो थी ना, जो गांधी जी चाह रहे थे कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स की यूनिटी बढ़े और बने ताकि हम मूवमेंट में आगे आएँ और हमें जल्द से जल्द स्वराज मिल सके, वो चीज़ जो थी वो ख़त्म होते जा रही थी। हर क्लैश के बाद, हर झगड़े के बाद एक लाइन क्रिएट हो रही थी ताकि ये गैप जो है और बढ़ता गया और इससे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के जो रिलेशन जो थे वो ख़राब हो गए, जिसकी वजह से ये उतना ज़्यादा नहीं चल सका। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा लिमिटेशंस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, क्या क्या रीजंस थे उसके। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रा सा आप रिकैप भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक हैप्पी लर्निंग।